ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड चैप्टर है, तो जितने भी एंगल यहाँ पे आएंगे, जितने भी फिगर यहाँ पे बनेंगे वो ट्रायंगल जैसे ही बनेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही बनेंगे। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, यहाँ पे दो चीजों का नाम आएगा। ठीक है, एक को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, दो चीजें हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन वो वाला एंगल होता है जब आप यहाँ पे खड़े हो। ठीक है, यहाँ से अगर आप ऊपर को देखोगे तो ये जो एंगल बनेगा इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, पहला वाला। एलिवेशन का मतलब एलिवेट करना या ऊपर जाना। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मान लो आपको किसी ने यहाँ पे खड़ा कर दिया, फिर आप जब नीचे देखोगे तो ये जो एंगल बनेगा इसको हम अल्फा बोल देते हैं, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इतनी बात समझ में आई सबको? यस अगर, सर। हाँ, अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं उसको, अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन तो बोलते हैं। ठीक है, बड़े ही सिंपल से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो कुछ घुमाए बहुत ज्यादा घुमाएंगे नहीं। बस इतना सा करना होगा तुम्हें कि तुम्हें तीन साइडें होती है ना, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, इस वाले को हम परपेंडिकुलर बोल लेते हैं, इस वाले को हम बेस बोल लेते हैं, और ये होती है हाइपोटेनस। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन ये रहेगा कि तुम्हें सबसे पहले तो इन तीनों में से कोई दो चीजें पता होगी। ठीक है, मान लो तुम्हें किसी ने हाइपोटेनस दे दी 10, हाइपोटेनस दे दी 12। ठीक है, और तुम्हें बेस दे दिया 5। क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम जैसे होंगे तुम्हें ढूंढ के निकालना होगा, तो पता क्या चलेगा, तुम्हारे पास हाइट हाइपोटेनस दिया हुआ है 12 और बेस अगर तुम्हारे पास दिया है 5, फिर तुम्हें दिमाग लगाना होगा ऐसा कौन सा रिलेशन है साइन कॉस टैन कॉस एक्स कॉट में। साइन कॉस टैन, उसके आगे मत जाना, साइन कॉस टैन पे रहना। साइन क्या होता है, कौन बताएगा भाई फॉर्मूला साइन का? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड भाई। वैसे ही बेस का, सॉरी, कॉस का क्या फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन बी हाइपोटेनस। अपॉन एच। वेरी गुड। और वैसे ही tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यही तीन याद कर लो, उसके बाद वाले तो जो cos x से cot होता है, cos x थीटा sec थीटा बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, वैसे तो पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली हम इन डोमेन पे करेंगे। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले पहचानना है किस किस साइड के बारे में दिया हुआ है। मान लो अगर हाइपोटेनस और बेस हमें दिया हुआ है, तो ऐसा कौन सा रिलेशनशिप है जिसमें हाइपोटेनस बेस दोनों आते हैं, मतलब ये कॉस थीटा का यूज करके हम कुछ आगे करेंगे। ये सिंपल सा फंडा है। ठीक है, क्वेश्चन करने का, इस पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन करने का फंडा क्या है, दो साइडें दी होंगी। ठीक है, दो साइडें दी होंगी जो उनको पता लगाना होगा कौन कौन सी साइडें हैं, फिर तुम देख लो हमारे पास बेस भी है हाइपोटेनस भी है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता तो हम साइन थीटा निकाल सकते थे, या फिर हमारे पास परपेंडिकुलर या बेस होता साथ में तो हम टैन थीटा निकाल सकते थे। ये सिंपल सा फॉर्मेट है जो सारे जो भी जितने भी क्वेश्चन है इसमें ये फॉलो होना है। इतनी बात समझ में आई सबको? अगर नहीं समझ में आई, यस सर। कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक दो क्वेश्चन कराएंगे तुरंत समझ में आ जाएगा, कुछ ऐसा ज़्यादा समझाने वाला भी नहीं है इसमें। दो वैल्यू याद रख लो, √2 की वैल्यू याद रख लो 1.414। ठीक है, याद हो गया आई थिंक सबको। √3 की वैल्यू याद रख लो 1.732। ठीक है, गोल्डन रूल सॉल्व करने का, चैप्टर सॉल्व करने का ये है कि जब तक बोला ना जाए कि पॉइंट में आंसर निकालना है तब तक मत निकालना। ठीक है, काम खा अपने लिए काम ना बनाना बढ़ाना। जब तुम्हें एक्सप्लिसिटली बोल दिया कि पॉइंट में आंसर लाओ, अब तो तुम्हारी जिम्मेदारी पड़ जाती है। लेकिन उसके अलावा कहीं भी और पॉइंट मत रखना जब तक मजबूरी ना पड़ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जरा हम देख लेते हैं एक बार। एक सेकंड रुकना जरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये लिखा हुआ है भाई। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 20 है ये, उसका क्वेश्चन है ये। द इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर्स हाई। एक इलेक्ट्रिक पोल बना दिया हमने। ठीक है, ये है आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक पोल, इसकी हाइट हमें 10 मीटर्स दी हुई है। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, इफ इट शेडो इज, इसकी शेडो कहाँ बनेगी, अगर सूरज यहाँ पे कहीं होगा तो इसकी शेडो ऐसे बनेगी ना, ये तो सब लोग मानते हैं मेरी बात। यस। ठीक है, तो इसकी शेडो ये बन रही है, शेडो की हाइट भी दी हुई है 10√3 मीटर्स। ठीक है,
10√3 मीटर। उसके बाद फिर लिखा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। ठीक है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे इसको, तो अगर हम डॉटेड लाइन यूज कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो ये बनेगा हमारे पास। ठीक है, अब इसमें से एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होगा, नाम भी दे देते हैं, ए बी सी। अब ये बताओ इस ट्रायंगल में एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा है? सर ए है। ए नहीं है बेटा, ए सी बी, या फिर हम एंगल सी बोल सकते हैं। ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ना, ये थीटा होगा और ये थीटा निकालने के लिए बोल रहा है। सर जो एलिवेशन ऊपर से दिखा रहा है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। जो नहीं बेटा, ऊपर से कहाँ से देख रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, कहाँ को देख रहे हो। अगर यहाँ पे वही वही हाँ, जब यहाँ पे खड़े होगे तो कहाँ को देखोगे, ऊपर को देखोगे ना। तो ये यस थोड़ा कीवर्ड याद रखो, ऊपर को देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, हमारी आंखें ऊपर हैं, तो उसको बोलते हैं एलिवेशन। ठीक है, और हम नीचे देख रहे हैं, किसी छत की बिल्डिंग में खड़े हैं और नीचे देख रहे हैं, तो नीचे देख रहे हैं क्या दिख रहा है उस पर डिपेंड करेगा ये, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे खड़े होकर ऊपर को देखेंगे तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। तो ये हमसे पूछ रहा है, अगर हम यहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो ऊपर देखने तो कुछ है ही नहीं, हमें तो नीचे देखना पड़ेगा, इसलिए ये जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। तो एंगल ए की नहीं, हम एंगल सी की बात कर रहे थे। इतनी बात समझ में आई? यस। ठीक, तो इतना सा काम है, बस हमें क्या करना है भाई, ये याद रखना। एंगल सी हम ढूंढ, क्या कौन सा एंगल ढूंढने के लिए कह रहा है, ये एंगल सी ढूंढने के लिए कह रहा है, मतलब थीटा ढूंढने के लिए कह रहा है। ठीक है, अब तुम्हारे पास परपेंडिकुलर पता है, तुम्हें बेस भी पता है। ठीक है, और थीटा तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचोगे भाई? तीन रिलेशन लिखाए। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तीन रिलेशन लिखाए ऊपर, उसमें से कौन सा रिलेशन इसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आता है भाई? टैन आता है। मतलब ये टैन थीटा पहले तुम निकाल लो, टैन थीटा की वैल्यू जो होती है पी अपॉन बी हो जाएगी। यहाँ से हमें पता चला टैन थीटा हमने यहाँ पे रख दिया, परपेंडिकुलर क्या है 10 मीटर है। ठीक है, सबसे अच्छा सबसे पहला काम ये करना है कि क्वेश्चन में जो यूनिट है वो देख लेनी है हमें। तो 1/√3 आएगा। वेरी गुड। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट, यूनिट अगर सेम है तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे, नहीं तो पहले यूनिट को सेम करके लेके आओ। अगर मीटर में बात हो रही है तो पूरे क्वेश्चन में यूनिट मीटर होनी चाहिए, सेंटीमीटर में बात हो रही है तो पूरे क्वेश्चन में यूनिट सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये सबसे पहला काम करना तुम लोग, नहीं तो बाद में यही सब चीज़ें छोड़ देते हो, दिक्कत हो जाती है अगर ट्रिकी क्वेश्चन होगा तो। चलो, ऊपर हमने परपेंडिकुलर की लेंथ लिख दी, नीचे हमने परपेंडिकुलर 10√3 लिख दिया मीटर्स में। ठीक है, तो 10 गया, मीटर भी चला गया भाई अपने आप ही। 30 डिग्री। वेरी गुड, तो हमारे पास आया tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, लेकिन हमें याद है हम अब टेबल का यूज़ करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो सिंपल टेबल दिखाई थी छोटी वाली, उसका यूज़ करेंगे तो हमें पता चलता है tan थीटा √3 कब होता है, जब tan थीटा 30 डिग्री होता है, उसकी वैल्यू होती है। जब tan आपस में सेम कर लिए तो हम कह सकते हैं थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री रही होगी। ऐसे हमें सिंपल सा क्वेश्चन करना है, जरा इसको फटाफट पहले तो नोट करो, फिर आगे बात होती है। ठीक है, करना कैसे आप इसमें भी देखो, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले वहीं लिख देना सोल्यूशन कैसे करना है, सबसे पहले गिवन लिख देना, गिवन दैट अकॉर्डिंग टू फिगर ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल लिख लेना। उसके बाद फिर वेयर perpendicular is equal to 10 meters, base is equal to 10/√3 meters, then we can calculate, yeah, we can have tan theta is equal to perpendicular by base, which gives us, जो भी पूरा solution करके 1/√3 आएगा। ठीक है, implies that theta must be equal to 30 डिग्री। ऐसे करके पूरा पूरा स्टेटमेंट वाइज लिखना है। ठीक है, इसको नोट कर लो जरा फटाफट। Sir, हाँ बताओ। sir, if the units are not same, then यूनिट नहीं सेम है तो करनी पड़ेगी ना। यूनिट मान लो अगर यहाँ पे हटा के हम सेंटीमीटर कर देते हैं, 10 सेंटीमीटर लिखा है। ठीक है, ये किलोमीटर लिख लेते हैं, ज़्यादा आसान पड़ेगा। 10 किलोमीटर अगर मान लो यहाँ पे लिखा होता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है और यहाँ किलोमीटर लिखा है, तो हम प्रोसीड नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो। 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर होता है, तो ये 10,000 मीटर में आ गया। अब सॉल्व करोगे, अगर यूनिट सेम नहीं है तो पहले यूनिट सेम करनी है, फिर सॉल्व करना है।
नोट कर लिया सर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 कराते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर तो ऐसा ही है। एक सेकंड रुकना जरा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन अगर बड़ा दिखे तो डरना मत। ठीक है, पहली बात तो ये है, जितना छोटा क्वेश्चन उतना कठिन क्वेश्चन होगा यहाँ पे, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसान क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास लिखा हुआ है कि लैडर इज प्लेस अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है, सच दैट इट रीचेज द टॉप ऑफ द वॉल। समझ लो ये दीवार है। ठीक है, ये हमारे पास दीवार है, और इसके अगर साथ में अगर तुम लैडर लगाओगे, लैडर मतलब सीढ़ी लगाओगे, तुम कैसे लगाओगे? ऐसे करके लगाओगे ना, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे जैसे भी लगाओगे ऐसे करके लगाओगे। ये हमारे पास हो गई, ये लैडर हो गया, और ये वॉल हो गई। ठीक है, ये ऊपर वाला लैडर हो गया, साइड वाली ये वॉल हो गई। ठीक है, और लिखा भी एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा है कि लैडर ऐसे प्लेस करी गई है कि वो बिल्कुल टॉप को छुए या टॉप तक पहुंचे। अब क्या लिखा है? फुट ऑफ लैडर इज 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। फुट ऑफ लैडर, अगर ये लैडर है, अगर ये लैडर है, ये सीढ़ी बनी हुई है भाई, उसको हमने सीढ़ी बना दिया ऐसे करके, ये सीढ़ी है, तो इसका फुट कहाँ पे है सीढ़ी का? ये है। ठीक है, और वॉल का फुट कहाँ पे है? ये है। क्वेश्चन में लिखा है कि वॉल के फुट और लेटर के फुट के बीच में कितनी डिस्टेंस है भाई? ये डिस्टेंस है 1.5 मीटर की। बस ये पहचानना है कि कौन सी क्या चीज है, बाकी सब आराम से हो जाएगा। अब उसके बाद क्या लिखा है? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बोलो या एंगल ऑफ एलिवेशन बोलो, बात वही है। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है 30 डिग्री है, मतलब ये जो एंगल है, ये सॉरी 60 डिग्री है, ये जो एंगल है 60 डिग्री है। ठीक है, अब पूछा क्या गया है? फाइंड द हाइट ऑफ वॉल। देखो जो क्वेश्चन कराया था एग्जैक्टली उसी का उल्टा क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, अगर इसको परपेंडिकुलर मान लें, इसको बेस मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर मान लिया, इसको हमने मान लिया बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस में पता चल गया। अब दो क्या रिलेशन बन रहा है? बेस पता है हमें। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, गिवन क्या है? ए बी सी, इसको सी कर देते हैं। ए बी सी गिवन है, जिसमें एंगल ट्राइंगल ए बी सी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ये बात तो सर बड़ी सिंपल। कॉस थीटा निकालेंगे? कॉस थीटा निकालेंगे। देखो सही से क्या सर निकालेंगे? ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें दिया क्या है? बेस दिया हुआ है, या इसको हम बेस लिख लेते हैं। बेस दिया हुआ है 1.5 मीटर। ठीक है, परपेंडिकुलर पूछा है, परपेंडिकुलर में पूछा है, और हमें एंगल दिया हुआ है। ठीक है, एंगल से हम क्या निकाल सकते हैं? आप बताओ। बेस की मदद से हमें परपेंडिकुलर तक जाना है, मतलब तीन क्वांटिटी, दो क्वांटिटी क्या? हाँ, परपेंडिकुलर लिखा है और बेस तक पहुंचना है, और पी और बी के बीच में क्या रिलेशन होता है भाई? tan वाला रिलेशन होता है। ठीक है, तो हमने ऐसा कर दिया। पहले हमने परपेंडिकुलर लेट कर लिया x, फिलहाल अपनी सहूलियत के लिए इसको x, क्योंकि 1.5 मीटर है इसलिए हमने x को भी x मीटर लिख लिया हमने। ठीक, उसके बाद हमने लिखा कि tan थीटा जो होना चाहिए था वो तो परपेंडिकुलर बाय बेस होना चाहिए था, लेकिन परपेंडिकुलर में पता है x, बेस में पता है 1.5, लेकिन इस केस में tan थीटा भी तो पता है। tan थीटा हम इसको लिख रहे थे, tan थीटा यहाँ पे 60 डिग्री पहले से पता हुआ है, तो इसको इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। तो मतलब ये tan 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जरा सॉल्व करो। इसको सॉल्व करो और x की वैल्यू निकालो। tan 60 डिग्री की वैल्यू रख दो और x की वैल्यू निकालो। सर 2.5 मीटर।
कह रहा 2.5। नो सर अप्रोक्सीमेट 2.5 सर अप्रोक्स 2.6 2.5 ये आएगा क्या 1.5 रूट 60 डिग्री जो होता है वो, सॉरी tan 60 डिग्री जो होता है वो √3 होता है, उसमें मल्टीप्लाई कर दिया 1.5 इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो उसको या तो ऐसे लिखे रहने दो या तो तुम मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। ठीक है, √3 जो होता है, फिर 1.5 इंटू 3 भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉल्व कर लेना, थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी। आंसर आ गया हमारे पास, बात समझ में आई? यस इसको, सर। हाँ इसको नोट कर लो फटाफट। सोल्यूशन कैसे करना समझ रहे हो ना, करके बताएं एक क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कैसे करना है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस सेंटेंस लिख के आ जाना, एग्जाम में नंबर मिल जाएंगे, बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं इसके। आगे बढ़े। Yes. यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये लिखा होगा। अब ये थोड़ा सा अलग सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्या करना है भाई, इसमें बहुत कठिन नहीं है, सही से पढ़ो एक बार, फिर जरा खुद सॉल्व करके बताओ होता है कि नहीं होता है। कर लो एक बार सही से। नाइन्टी डिग्री। नाइन्टी डिग्री तो नहीं आना चाहिए वैसे तो, देखो चेक करो आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 90 डिग्री नहीं आएगा। सर 45 डिग्री होगा फिर। हाँ 45 हो सकता है। अब फटाफट हाथ खड़ा कर दो जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक है चलो देखो जरा क्या करना है, बहुत कठिन नहीं है। क्या लिखा हुआ है सबसे पहले तो, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन व्हेन द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ वर्टिकल पोल इज इक्वल टू इट्स हाइट। क्या कह रहा है भाई, ये हमारे पास सूरज है, ठीक है, ये सूरज की किरणें में बना दी हमने, देखो ठीक, ये हमारे पास एक पोल है, ठीक, ये सूरज की किरणें इस पे पड़ेंगी तो इसकी एक शेडो नीचे बनेगी, थोड़ी आड़ी टेढ़ी बन रही है लेकिन समझ जाना, इसकी शेडो ये हो गई, ये जो नीचे बनी हुई है ये हमारे पास हो गई शेडो। सूरज की किरणें एक पोल पे पड़ रही हैं और ये शेडो बना रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है, हमें से पहले बताया गया है कि जो इस पोल की लेंथ है, ठीक है, इस पोल की लेंथ को हम एल मान लेते हैं, चलो ठीक है, या एच मान लो जो तुम्हारा मन करे, हमने एल मान लिया इस पोल की लेंथ को। जितनी इस पोल की लेंथ है उतनी ही शेडो बन रही है, उतनी लंबी, ठीक है, जितनी पोल की लेंथ है उतनी शेडो बन रही है। तो हमसे पूछा गया है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन चाहे सन का बोलो चाहे पोल का बोलो, बात एक ही है, ठीक है। ये वाला एंगल यहाँ पे भी यही रहेगा, और पूरा अगर तुम बना देते हो सन तक के लिए तब भी ये वाला एंगल दिख नहीं रहा है लेकिन सेम रहेगा, ठीक है। तो मतलब हमसे ये थीटा पूछ रहा है, तो ऊपर वाला एल और नीचे वाला एल बराबर है, तो हमसे थीटा पूछ रहा है। तो tan थीटा का यूज कर लेते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर बेस की बात हो रही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दिया हमने। परपेंडिकुलर की लेंथ एल है, मीटर्स में लिख लिया हमने, बेस की लेंथ भी एल है, मीटर्स में अगर हमने लिख ली, जो चाहे जिसमें लिखना चाहो, tan थीटा। तो ये ऊपर वाला एल और नीचे वाला एल आपस में कटेंगे और आंसर 1 आएगा। एक सेकंड देना जरूर।
हाँ, तो tan थीटा जो है, tan थीटा जो आ जाएगा 1 आ जाएगा, और tan थीटा 1 कब होता है? tan 45 डिग्रीज में। तो tan 45 जो है वो tan थीटा के इक्वल हो गया, मतलब थीटा जो है वो कंपैरिजन से 45 के इक्वल हो गया। ऐसे हम आंसर निकालेंगे, 45 डिग्री आंसर आएगा। बात समझ में आई? यस सर। Yes. हाँ, नोट कर लो फटाफट इसको। यस सर डन। एक और क्वेश्चन करते हैं जरा। बड़े स्टार्टिंग क्वेश्चन तो बहुत आसान आसान से है। देखो, तुम अगर हल्का सा तुम्हें समझ में आ जाए तो पूरी एक्सरसाइज इतने चुटकी बजा के निकलेगी, पूछो मत भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जरा लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अब इसमें बताओ, डायग्राम एक बार बन गया तो काम पूरा हो गया, खत्म। समझ में आता है तो बताओ वाला क्वेश्चन। कितने लोग को समझ में आ गया भाई? हाथ खड़ा कर दो फटाफट। चलो, 2-3 लोग हैं, बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। देखो जरा क्या लिखा हुआ है। आ रिवर इज 60 मीटर वाइड। ठीक है, तो एक हमने नदी बना दी, और नदी बनाने की जरूरत भी नहीं हमने। एक नदी ऐसे बना दी, ये नदी है, इमेजिन कर लो ये नदी है। ठीक है, ये नदी है जो कि 60 मीटर वाइड है। ठीक है, तो इसके नीचे हमने लिख भी दिया ये 60 मीटर चौड़ी नदी है। ठीक है, ऐसे बह रही है ये, ऐसे करके ये बह रही नदी। ठीक है, इसकी विड्थ कितनी है? 60 मीटर। इतना इमेजिन हुआ। फिर क्या लिखा है? अ ट्री ऑफ अननोन हाइट। एक ट्री है अननोन हाइट का, इसकी हाइट हमें नहीं पता, वो एक बैंक पे खड़ा है। बैंक मतलब रिवर बैंक, वो पैसे जमा करने वाला बैंक मत समझ लेना। ठीक है, रिवर के कोने को क्या बोलते हैं? बैंक बोलते हैं। तो इस कोने पे हमने मान लो एक पेड़ खड़ा कर दिया भाई, ये हमने खड़ा कर दिया पेड़। ठीक है, ये दो। ठीक है, इस पेड़ की हाइट कितनी है हमें नहीं पता भाई, अननोन हाइट लिखा हुआ है, लेकिन ये नदी किनारे खड़ा हुआ है। अब लिखा हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ रिवर, ऑफ द टॉप ऑफ ट्री। एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? इस पॉइंट का। कहाँ से? फ्रॉम द पॉइंट एग्जैक्टली अपोजिट, अपोजिट द रिवर, अपोजिट बैंक में, रिवर बैंक के अपोजिट साइड में ये जो पॉइंट है, वहां खड़े होके अगर इसका टॉप देखते हो। सर इसमें साइन थीटा निकालेंगे ना? हाँ, हो सकता है। नहीं, साइन थीटा क्यों निकालेंगे भाई? देखते हैं क्या पूछा गया, उसके हिसाब से देखते हैं। तो क्या कहने का क्या मतलब है? अगर तुम रिवर के जस्ट अपोजिट खड़े होके इस ट्री को अगर तुम देखोगे तो जो एंगल तुम्हें दिखेगा वो 30 डिग्री है। क्वेश्चन इमेजिन हुआ? सबको समझ में आ गया ना? क्या रिवर है, क्या ट्री है? ये पानी बह रहा है, देखो ये पानी बह रहा है, ऐसे करके और पानी बना दिया। ठीक है, ध्यान देते हैं। तो ये जो अगर रिवर था, उसके कोने में अगर ट्री था, और हमने दूसरे कोने से यहाँ पे खड़े होके अगर हमने ट्री को देखा, तो जो एंगल हमें मिल रहा है वो 30 डिग्री लिखा है। तो इस केस में फाइंड करनी है हाइट। हाइट फाइंड करना है, बेस दिया हुआ है, मतलब एक ही रिलेशनशिप है, tan वाला। ठीक है, अभी तक ज्यादातर जितने क्वेश्चन करें सब में हमने tan ही लगाया है, देखो। ठीक है, अगर tan थीटा का यूज कर लें हम, पहले हम इस ट्रायंगल को नाम ले लेते हैं, ए बी सी नाम दे दिया, तो हमने बोला कि इन ट्रायंगल ए बी सी में हमें परपेंडिकुलर के बारे में पता है, जो कि एच हमने लेट कर रखा है। ठीक है, बेस के बारे में पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 60 मीटर का बेस है। ठीक है, एच मीटर ले लिया हमने उसको। तो अब हमें पूछा गया है कि हाइट कितनी होगी, एच कितनी होगी, तो ये हो जाएगी tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस
जहाँ पे परपेंडिकुलर अगर वैल्यू पूछे तो तुम मांगो डालोगे एच एम सर यूनिट में। हाँ बेटा। सर इसमें हाइट पूछ रहा है, और परपेंडिकुलर तो वो वाला साइड होता है जो बी के अपोजिट हो। ट्री की हाइट पूछ रहा है ना, ये ट्री है ना, ये ट्री है, ट्री की हाइट क्या होगी ये तो अगर सर ये, परपेंडिकुलर, सर ऐसे तो हाइपोटेन्यूज था, सॉरी। हाँ वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। ठीक है, ये ट्रायंगल है, दिख रहा है तो अच्छी बात है, तो और गाढ़ा यस कर दे। सर। ठीक है, ये ट्रायंगल है, तो फालतू के एलिमेंट हटा ही देते हैं यहाँ से, रिवर रिवर सब सब हमने हटा दिया। ठीक है, अब देखो इमेजिन तो हो ही गया था क्वेश्चन। अब ये ट्रायंगल, इसकी हाइट एच है, क्यों एच है, क्योंकि हमने उसको लेट किया है। लिख लेना यहाँ पे लेट हाइट या परपेंडिकुलर बी एच और बेस तो 60 बी आई हुआ है। तो अगर इस हिसाब से अगर हम आगे बढ़े हैं तो हमें पता ही चलेगा कि हाइट की जगह हमने एच लिख लिया मीटर्स में, बेस की जगह हमने 60 लिख लिया मीटर्स में। ठीक है, मीटर मीटर तो आपस में कट ही जाता है, टैन थीटा ये हो जाएगा टैन। अब थीटा की वैल्यू भी दी है, ये भी लिख लेते हैं। एंगल कौन सा एंगल था, एंगल बी है ये, नहीं एंगल सी है सॉरी, एंगल सी 30 डिग्री दिया है, या हम कह सकते हैं थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, इज इक्वल टू थीटा। यहाँ से पता क्या चला कि टैन टैन 30 डिग्री जो है वो एच अपॉन 60 है, तो टैन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 होती है। ये 60 इधर चला गया तो ये 60 यहाँ पे आ गया, तो ये आ गई हाइट की वैल्यू। थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेना रेशनलाइज करके, अंडर रूट को ऊपर ले आना, जितना भी सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व कर लेंगे। आंसर हमारा आएगा 60 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3। रेशनलाइज कर रहे हैं, किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो 60 √3 ऊपर बन गया, 3 नीचे बन गया, 3 से ये कट जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 20√3 जो है मीटर्स में वो हाइट है गिवन ट्री की। ऐसे हम सोल्यूशन करेंगे इसका। जूम आउट कर दे रहे हैं, फटाफट नोट कर लो। अभी तक जितने क्वेश्चन लगाए हमने सब में टैन थीटा फिलहाल यूज कर रहे हैं, सब में एंगल ऑफ एलिवेशन की ही बात हो रही है। आगे चल के क्वेश्चन जब आगे बढ़ेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात भी होगी और अलग अलग टाइप के रेशियो भी यूज होंगे। इसको नोट कर लेना तो बता देना। यस सर डन। यस सर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 तो ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ देखते जरा। क्वेश्चन नंबर 7 ये लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट पढ़ो और बताओ कुछ समझ में आता है तो। समझ में आया किसी को भाई? यस सर आज। बताओ क्या सर समझ में ये आया? क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम हो रही है सर, क्या? जैसे कि हाइट इसमें दी हुई है कि 92 मीटर, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट मीन्स सर वो ऊपर से एंगल बन रहा है 22 सर 20 डिग्री। तो सर मतलब हाइट दिया हुआ है और परपेंडिकुलर और बेस को मतलब क्या लेंगे सर, कौन से मतलब बेस या परपेंडिकुलर कैसे लेंगे सर, ये नहीं समझ में आया। क्या निकालना है वो देखना है ना। देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो पहले क्या लिखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ क्लिप, फ्रॉम द टॉप ऑफ क्लिप 92 मीटर हाई। ठीक है, क्लिफ का मतलब होता है छज्जा मान लो चाहे जो मान लो। ठीक है, ये क्लिफ है, कितनी हाइट पे है, 92 मीटर में, तो सबको समझ में आ गया होगा। यस ठीक है, इस क्लिफ से अगर हम नीचे को देखते हैं, नीचे ग्राउंड अगर हम देखते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, ये हमारे पास क्लिफ है,
यहाँ पे खड़े होकर अगर हम नीचे को देखते हैं तो जो ग्राउंड है हमें, ये ग्राउंड है, ये हमें, सॉरी, ये जो एंगल है ये बनेगा हमारे पास 20 डिग्री का। ऊपर से अगर नीचे को देखते हैं तो ये एंगल हमारे पास बनता है 20 डिग्री का। ठीक है, हमसे बोला गया ये जो है 92 मीटर ऊंची है, टॉप ऑफ क्लिफ है वो 92 मीटर ऊंची है। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि डिस्टेंस ऑफ बॉय, ठीक है, यहाँ से फुट ऑफ क्लिफ क्लिफ तक की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ बॉय फ्रॉम द फुट ऑफ क्लिफ, ठीक है, फुट ऑफ क्लिफ ये आ गया, ठीक है, और बॉय की डिस्टेंस ये हो गई। ये स्पेलिंग गलत नहीं है, BUOY ही लिखा है ये, और ये बॉय वाला बॉय नहीं है, ठीक है, ये मेरे ख्याल से नेवल लेवल में कुछ होता है, CV में, कोई मतलब एग्जैक्टली मतलब मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो वाला बॉय नहीं है, स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है। तो अगर यहाँ से अगर तुम देखोगे एंगल नापने का जो जो भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखा हुआ है, वहां से अगर तुम फुट की डिस्टेंस देखोगे या इसको देखोगे नीचे को, तो तुम्हें 20 डिग्री एंगल बनेगा। और ये जो डिस्टेंस हमसे पूछने के लिए कह रहा है, ये डिस्टेंस हमने डी मान ली। तो बोलो, देखो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकालना है, परपेंडिकुलर से बेस तक पहुंचने का तरीका एक ही है भाई, tan थीटा, है ना। तो तो tan tan, थीटा है। वेरी गुड। तो ये देखना हमें कौन कौन सी साइड, देखो दो, या तो दो साइडें दी होंगी परपेंडिकुलर बेस, तुम पता चलेगा tan थीटा लगाना है, या तो एक दिया होगा दूसरा पूछा होगा। अगर यहीं पे अगर तुमसे पूछ लेता कि ये जो हाइपोटेनस है वो कितना बनेगी, तुम किस तरफ जाते हैं, परपेंडिकुलर दिया था, हाइपोटेनस तक पहुंचना साइन था, की तरफ। वेरी गुड, साइन की तरफ जाते हैं। वैसे ही अगर बेस दिया होता, हाइपोटेनस पूछ रहा होता, ऐसा कुछ हो रहा होता, तो तुम कॉस की तरफ जाते। तो क्या दिया है और क्या सर कहाँ तक पहुंचना है। सर tan 20 की वैल्यू कैसे पता चलेगी? tan 20 की वैल्यू कैसे पता चलेगी, अच्छा क्वेश्चन है भाई। कौन बताएगा tan 20 की वैल्यू। तो पहले तो ये हो गया, ठीक है, tan 20 डिग्री है, tan थीटा जो था वो परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर, अब देखो इस एंगल पे अगर तुम बैठे हो तो तुम्हारे लिए परपेंडिकुलर क्या है, तुम्हारे लिए परपेंडिकुलर D है। इतनी बात समझ में आ रही है, थोड़ा अच्छे से देखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन है। हमने तुम्हें बताया था कि जहाँ तुम खड़े रहते हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमने बना दिया है, ठीक है, तो हाइपोटेनस तो सबके लिए सेम रहेगी, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता रहता है। अगर तुम यहाँ पे तुम्हें खड़ा कर दिया जाए, मतलब ये वाला एंगल नापने की बात की जाए, तो इस वाले एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, नीचे वाला बेस होता है, ठीक है। वैसे ही अगर हम तुमसे बोल दें कि तुम यहाँ पे खड़े हो, ये वाला एंगल नाप रहे हो, यहाँ पे खड़े हो, तो इसके सामने वाला तुम्हारे लिए परपेंडिकुलर होगा, इसके नीचे वाला तुम्हारे लिए बेस होगा। तो इस फिलॉसफी को याद रखना, अपने दिमाग में रखना, तभी तुम यहाँ पे सही से क्वेश्चन कर पाओगे। अगर एंगल 20 डिग्री की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर उसका क्या है, D है, बेस उसका क्या है, 92 है, और ये tan 20 डिग्री आ गया। वैल्यू कैसे निकालना अभी देखते हैं। फिलहाल ये समझ में आया, यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो अब क्या करना है, बस यहाँ पे आंसर हमारे पास आ जाएगा 92 इंटू tan 20 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, उस पर आ जाएगा, इज इक्वल टू D हो जाएगा। अब tan की वैल्यू आई थिंक मैंने साइन कॉस tan की वैल्यू देखना बताया था, तो हमारी बुक के पीछे जो टेबल थी उसका यूज़ करना है हमें, और tan 20 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। किसी को तरीका याद है तो बताओ भाई, tan 20 डिग्री की वैल्यू। याद है किसी को। सर ये बता दीजिए सर, D/92 आपने लिखा है, तो सर P दिया था ना 92 और B तो D। ये तो फिगर के हिसाब से था ना, यही तो मैंने अभी अभी तुम्हें समझाया भाई। अगर ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो हाइपोटेनस तो हमेशा सबके लिए सेम रहती है, ये हाइपोटेनस है लंबी वाली। परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, किस पे डिपेंड करता है, तुम कहाँ पे खड़े हो उस पर डिपेंड करता है ना। तो अगर तुम्हें यहाँ पे हमने खड़ा कर दिया, अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और जिस पे खड़े हो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो वैसे अगर ये tan 20 डिग्री ये पूछ रहा है ना, अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा ना। फिगर में क्या परपेंडिकुलर बना उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, यस सर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ था इसलिए हमने ऐसे बनाया, ठीक है। ऐसा अच्छा एक चीज हमने गलती कर दी है यहाँ पे,
तो सुधार लेते हैं, होगा वैसे ही। एंगल ऑफ एलिवेशन निकालने के बाद मैं एक बार फिर बता देता हूँ उसको। देखो एक चीज़ गलती हो गई थोड़ी। क्या करना है यहाँ पे क्लिफ थी, ठीक है, और क्लिफ से हम नीचे देख रहे थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था भाई, फिर से देख लो एक बार। क्लिफ से अगर नीचे देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो, तो ये वाला एंगल जो होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ये चीज़ गलती हो गई थी मुझसे। ये वाला एंगल जो होगा, अगर वाला लिखा है तो क्वेश्चन काट देना भाई, क्रॉस लगा देना, तो पढ़ मत लेना उसको अच्छे से। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहे हैं तो हम हमेशा जो एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन देखते हैं वो इस लाइन से देखते हैं, ठीक है। ये याद रखना, एक डॉटेड लाइन हमने बना दी है, जिस लाइन से नीचे देखोगे तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये थीटा हो जाएगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। बात समझ में आई? तुम जहाँ पे भी खड़े हो उसको बेस मान के, अगर डिप्रेशन देख रहे हो तो नीचे की तरफ देखोगे, अगर एलिवेशन देख रहे हो तो ऊपर की तरफ देखोगे। अगर कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है तो अभी थोड़ा सा मिटा दो, ठीक है। तो यहाँ से अब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, अब उल्टा हो जाएगा इसका, अब परपेंडिकुलर भी वही है। अब अगर ये थीटा है, थीटा मतलब ये 20 डिग्री है, तो 20 डिग्री में ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, मतलब बेस हम कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है तुम्हारे दिमाग में तो अभी दूर कर लेना। क्या करते हैं, एंगल ऑफ, ये हमने बनाई क्लिफ, ठीक है, ये हमने बनाया बॉय, जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है मेजर करने के लिए। अगर हम यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं क्लिफ को, ठीक है, सबसे पहले जहाँ पे खड़े हो वहाँ पे बाउंड्री बनानी होती है। ये डॉटेड लाइन हमने, ये लेवल ग्राउंड हमने बना दिया जहाँ पे हम खड़े हैं। वहां से अगर हम इस पॉइंट को देखेंगे, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला एंगल हो जाएगा, ना कि ये वाला, ठीक है। नीचे वाला नहीं होगा। कौन सा वाला एंगल होगा? ऊपर वाला जो एंगल है, जो हमने थीटा बना रखा है, वो एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। इतनी बात समझ में आई? समझ में आई है? फिर से बताएं। फिर से बताएंगे एक बार। फिर से बता देते हैं। स्टार्टिंग में जो गलत हो गया था उसको मत याद करना भाई। क्या करना है भाई हमें, ये हमने बनाई क्लिफ, ठीक है, क्लिफ की हाइट कितनी है? 92 मीटर्स है, ठीक है, 92 मीटर्स है। उसके बाद फिर ये हमारे पास आया बॉय, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमने लाइन जोड़ दी पहले, तो ये हमने ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। अब रहा सवाल, ये 20 डिग्री एंगल कहाँ पे बनाएंगे हम? कौन सा एंगल है 20 डिग्री? सबसे पहले तो 20 डिग्री एंगल बनाने के लिए हमें कहाँ खड़ा होना पड़ेगा? यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा। हम यहाँ पे खड़े हो गए, ठीक है। अब एंगल बनाने से पहले, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने से पहले हम एक लेवल ग्राउंड बनाते हैं, और लेवल ग्राउंड के रेफरेंस में ही एंगल आता है। अगर तुम यहाँ पे खड़े हो तो ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। यहाँ से जब तुम नीचे देखोगे तो ये वाला एंगल जो है, ऊपर वाली लाइन और ये हाइपोटेनस के बीच में जो एंगल बन रहा है, वो एंगल थीटा होगा, या वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, चलो ठीक है। अब ये जो ग्राउंड हमने बनाया, ये जो लाइन हमने बनाई, ये ग्राउंड के पैरेलल रहेगी, ठीक है। ये जो ऊपर लाइन और नीचे लाइन जो है ग्राउंड है, वो आपस में हमेशा पैरेलल रहेंगे। अब अगर ये थीटा 20 डिग्री है, तो बताओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे ना? अल्टरनेट एंगल, एक पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन जा रही हैं, उसके बीच में अगर ये बना हुआ है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होते हैं। 20 डिग्री तो ये भी 20 डिग्री भाई, ये हमने पढ़ रखा है। तो उसी लॉजिक के हिसाब से हमने क्या किया, चाहे ऊपर वाले को थीटा बोलो, चाहे हम इसको थीटा बोले, हमने एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया था, कहाँ तक पहुंचे? एंगल ऑफ एलिवेशन तक हम पहले पहुंच गए। बस समझ में? इस फिगर को बना लो जरा। बन गया। बन गया। अब हम जितने फालतू एलिमेंट है सबको हटा देते हैं, और जो हमारे काम का है खाली उसको रख के आगे सोल्यूशन करते हैं। मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन आएगा, उसको भी पहले एंगल ऑफ एलिवेशन में चेंज करना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन से क्या निकालोगे? एंगल ऑफ एलिवेशन, उसके बाद सॉल्व करोगे, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है चलो, तो ये हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे भाई हम? उसके बाद जिस चीज को निकालना है, किसको निकालना है? ये डिस्टेंस निकालना है, तो उसको हमने डी हमने लेट कर लिया। अब सिंपल सी बात है भाई, परपेंडिकुलर पता है हमें, बेस हमें निकालना है। परपेंडिकुलर से जाके बेस तक पहुंचने का तरीका है हमारे पास tan थीटा। तो tan p/h हमने p/b जो है वो हमने ले लिया,
इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू 92 हो गई और इसमें बी की वैल्यू जो बेस है वो उसकी वैल्यू डी हो गई, दोनों मीटर्स में है। फिर आया tan 20 डिग्री। तो यहाँ से पता क्या चला भाई, यहाँ से पता चला कि डी की वैल्यू जो है, डी की वैल्यू इसको उधर भेजते हैं और इस tan 20 डिग्री को इधर लेके आते हैं, तो डी की जो वैल्यू है वो tan 20 सॉरी 92 अपॉन tan 20 डिग्री है। इतनी कहानी सबको समझ में आई? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लो एक बार, एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला फिर से हम क्लैरिफाई कर देते हैं। पहले इतना लिखो जरा। लिख लिया? यस ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है भाई, अब इसके बाद हमें tan 20 डिग्री की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो tan 20 डिग्री की वैल्यू जो है आपकी बुक के पीछे लिखी हुई है। अगर आप आखिरी बुक पर जिनके पास एमएल अग्रवाल है उसमें भी दिया होगा मेरे ख्याल से, उसी वाले में भी। इसमें कितने के पास टेबल है tan वाली? tan वाली टेबल कितने के पास है? जिसके पास है हाथ खड़ा करो भाई। बुक के पीछे tan वाली टेबल होगी, कितने लोगों के पास हाथ खड़ा कर दो। किसी के पास नहीं है? तो एक काम करो भैया, ये वैल्यू नोट कर लो फिलहाल के लिए, हम कल आएंगे, कल टेबल लेके आएंगे तो हम समझा देंगे। ठीक है, वैल्यू जो मेरे सामने लिखी हुई है tan 0.3640, ये है tan 20 डिग्री की वैल्यू। tan 20 डिग्री की वैल्यू क्या है भाई? 0.3640। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये हटाना, 4 0 लगा लेना, थोड़ा बहुत डिवाइड कर लेना क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, डिवाइड करके आंसर निकाल लेना। ये बात समझ में आई? tan की वैल्यू निकालना हम कल सिखा देंगे अलग से। ठीक है, tan साइन कॉस tan की ऐसे बताया तो था मैंने पहले, भूल गए हो तुम लोग? कल हम टेबल लेके आएंगे, तुम सिखा देंगे टेबल देखना। फिलहाल के लिए इतना नोट करो जरा। नोट कर लिया? यस ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? करना क्या है, हम फिर से एक बार रिकैप करते हैं। चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हो, चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हो, हमें काम ज़्यादातर एंगल ऑफ एलिवेशन का ही होता है। तो मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, तुमसे हमने बोला कि ये पॉइंट है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन निकालो। तुम पहले अपने अपने जहाँ खड़े हो वहाँ पे ग्राउंड बनाओगे। ये तुम्हारा रेगुलर ग्राउंड हो गया। ठीक है, ये लेवल ग्राउंड इसको बोलते हैं। यहाँ से ऊपर देखने में जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। पहली बात तो ये। ठीक है, अगर हम तुम्हें यहीं पे हमने खड़ा कर दिया, तुमसे बोले एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाल के बताओ इस पॉइंट का, एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे तो बनता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो हम लेवल ग्राउंड बनाएंगे, उसके बाद यहाँ से इसको देखेंगे। उस केस में ये वाला जो एंगल बनेगा तुम्हारे लेवल ग्राउंड और उस लाइन के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। दोनों केसेस में क्या करना है हमें? दोनों केसेस में लेवल वाली लाइन तो बनानी ही बनानी है। एंगल कहाँ से बनेगा? लेवल वाली लाइन से बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है तो काम थोड़ा आसान होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है तो हम काम करते हैं नीचे वाली लाइन पे, ये जो एंगल होता है वो भी थीटा हो जाता है, तो इसकी मदद से हम आगे सोल्यूशन करते हैं। बात समझ में आई? एंगल ऑफ एलिवेशन में ऊपर को देखना है, कहाँ से? अपने ग्राउंड लेवल से। एंगल ऑफ डिप्रेशन में नीचे को देखना है, कहाँ से? अपने ग्राउंड लेवल से। ठीक, हाँ बताओ बेटा। सर ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन होते हैं वो सेम होते हैं सर? इस पॉइंट से मतलब इक्वल होते हैं? हाँ, कह सकते हो एक तरह से। अगर इस पॉइंट की अगर हम बात करें, इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन देखोगे थीटा, वहीं इस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन तुम्हें दिखेगा थीटा। अगर ये 30 डिग्री है तो नीचे वाले भी 30 डिग्री होगा। अंतर पड़ जाएगा कहाँ तुम देख रहे हो। अगर तुम ऊपर खड़े होकर नीचे देख रहे हो तो ये वाला एंगल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर नीचे खड़े होकर ऊपर देख रहे हो तो वो एंगल जो हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ को देख रहे हो, अगर वैसे देखें तो एक तरह से सेम इक्वल ही होता है। ठीक, आगे बढ़े।
एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, Yes. समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक अच्छा सा क्वेश्चन है भाई, देखते हैं। ठीक है, अब जरा ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। A bridge across a river makes an angle 45 डिग्री, ठीक है, विद द रिवर बैंक। रिवर बैंक का मतलब तो पता चल गया होगा, मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में। रिवर बैंक के ऊपर ब्रिज है, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज अक्रॉस द रिवर इज 200 मीटर, व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ रिवर? जरा अगर समझ पा रहे हो तो इसकी पिक्चर बनाओ जरा। कोई चित्रकारी मत करने लग जाना, सिंपल सा। अगर समझ पा रहे हो तो एंगल कहाँ पे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, अगर वो बन पा रहा है तो वो बनाओ जरा पहले। 1 मिनट का टाइम ले लो, बनाओ आराम से। नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन, बार बार पढ़ो। किसी को समझ में आया भाई? किसी को नहीं समझ में आया? तो थोड़ा बहुत। चलो थोड़ा थोड़ा आया, बहुत बढ़िया। चलो जिसको नहीं समझ में आया हम बताते हैं भाई। सबसे पहले तो क्या क्या है इस क्वेश्चन में, एक ब्रिज है और एक रिवर है, ठीक है। ये हमने मान लो हमने ये बना दी रिवर, ये हमने रिवर बना दी। ब्रिज इसके ऊपर से बनेगा ना, ऐसे करके। इसके ये रिवर है, इसके ऊपर से हमने ब्रिज बना दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब ब्रिज मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द रिवर बैंक, ठीक है। थोड़ा सा कलाकारी अगर आप समझेंगे तो देखना सही से। ये हमारी जा रही थी रिवर, ठीक है, ये हमारी रिवर जा रही थी, ये पानी है, ठीक है। इसके ऊपर से अक्रॉस इसके ऐसे जो है, ऐसे ब्रिज बना है, ये बना है हमारे पास ब्रिज, ठीक है। इसमें ईंटें लगा दी हमने लोग, ये हमने ईंटें लगा के ब्रिज बनाया है, ठीक है। तो ये ब्रिज कुछ ऐसा बना है कि रिवर जो कि ये है और ब्रिज जो कि ये है, इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 45 डिग्री है। ये जो ब्रिज है वो सीधा ना बन के टेढ़ा बना हुआ है, ठीक है। ब्रिज हम ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन हमने ऐसे नहीं बनाया, हमने बनाया उसको थोड़ा सा टेढ़ा, और इतना टेढ़ा बनाया कि कितना टेढ़ा बनाया कि वो 45 डिग्री एंगल बनाए। रिवर ये बह रही है, ब्रिज सीधा है। ये ब्रिज वो ऐसे ऐसे वाला ब्रिज में समझ लेना, ये बिल्कुल समझ लो प्लेटें रखी हुई हैं मान लो, ठीक है, लकड़ियां रखी हुई हैं ऐसे करके, ये लकड़ियां रखी हैं और ये ब्रिज, ये क्या बोलते हैं, रिवर है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। इतनी बात समझ में आई? ये एक बार फिर मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सही समझ लेना। ये रिवर था हमारे पास, इसके ऊपर हम ब्रिज ऐसे बना सकते थे, बिल्कुल सीधा सीधा, ठीक है। इस केस में जो एंगल ये होता है, ये 90 डिग्री एंगल बनता है, हमारा काम आसान हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया, हमने थोड़ा सा ट्रिकी किया क्वेश्चन को। तो हमने क्या किया है, यही ब्रिज थोड़ा टेढ़ा कर दिया, थोड़ा लंबा बना दिया है ऐसे करके। कोई वजह रही होगी जिस वजह से उन्होंने टेढ़ा ब्रिज बनाया है, जिसमें रिवर का फ्लो और ब्रिज का डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में 45 डिग्री एंगल है। इतनी बात समझ नहीं? चलो, अब हमसे बोला गया है कि जो ब्रिज का ये है, क्या बोलते हैं, लेंथ है ब्रिज की, वो 200 मीटर्स है, ठीक है। मतलब ये जो है 200 मीटर से यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, पूरी स्टार्ट से लेके आखिरी तक की दूरी जो है वो 200 मीटर्स है। इस केस में अगर ये डायगोनल जो लेंथ है वो 200 मीटर है, तो इस रिवर की विड्थ जो है वो कितनी होगी, ब्रेथ ऑफ द रिवर कितनी होगी, इसको हमने बी मान लिया। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर ये टॉप व्यू हम देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर खड़े होकर देख रहे हैं, अगर ऊपर खड़े होकर देख रहे हैं तो ये एंगल 45 डिग्री बन रहा है, तो ये एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। उस केस में अगर ये क्या है, ये बन गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज। अगर हम छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं,
अगर हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, इस ट्रायंगल में ए बी सी नाम दे देते हैं इसको। ए बी सी नाम देने के बाद ट्रायंगल ए बी सी जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें हाइपोटेनस की वैल्यू जो है वो 200 मीटर्स दी हुई है। उस केस में हमें ये क्या है, ये परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है, इसको पी ले लेते हैं। परपेंडिकुलर की लेंथ हमने लेड कर ली कि पी है, जो कि रिवर की ब्रेथ है, ब्रेथ ऑफ रिवर। पी क्या है यहाँ पे, ब्रेथ ऑफ रिवर। उस केस में एंगल दिया है 45 डिग्री, तो पता लगाना है कि भाई ये लेंथ कितनी रही होगी। तो यहाँ पास दिया है क्या, हाइपोटेनस दिया है, पहुंचना परपेंडिकुलर तक है, तो कौन सी किस चीज़ की वैल्यू, किसका यूज करें। हाइपोटेनस दिया है, परपेंडिकुलर तक पहुंचना है, और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दी है। साइन थीटा, वेरी गुड भाई। साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो इस केस में परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने क्या लेट कर ली, पी लिख ली हमने मीटर्स में ऑब्वियसली, और हाइपोटेनस जो है वो 200 मीटर्स हो गया, और साइन थीटा जो है वो साइन 45 डिग्री हो गया। तो ये साइन 45 हो गया इज इक्वल टू पी इंटू 200 हो गया। उधर ले जाओ, सॉल्व करो जरा इसको। So 100 meter. वेरी गुड भाई, 100 मीटर। 200 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया इंटू साइन 45 हो जाएगा, जो कि पी के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो 200 इंटू साइन 45 जो है हमारे पास कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है, और आंसर हमारा पी में आ रहा है। तो पी हमारे पास आ जाएगा 100 मीटर्स। वेरी गुड। पी मतलब रिवर की विड्थ जो है वो 100 मीटर्स हो जाएगी। तो समझ में थोड़ा सा अलग सा अजीब सा क्वेश्चन था, लेकिन आसान था अगर आ गया तो। साइन 45 सर 1/√2 होता है ना? हाँ, √2 होता है, सॉरी 1/√2 होगा, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। 200 इंटू √2 अपॉन 2 हो जाएगा, या फिर ये 100/√2 होगा भाई। आंसर इसका 100/√2 होगा। साइन 45 जो होता है वो √2 होता है। ये है रिवर की हाइट। ठीक, यस। हाँ, चाहो तो √2 की वैल्यू भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 1.414 मल्टीप्लाई कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं भाई, नोट कर लो उसको फटाफट। आगे बढ़े। सर एक मिनट सर, नीचे कर दिया सर। लो भाई, कर लो फटाफट। बस ये पहचान जाओ कि क्या क्या दिया हुआ है, तो काम बहुत आसान है। वर्ड प्रॉब्लम ही वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें अलग अलग टाइप की होंगी, अलग अलग चीज़ें होंगी, लेकिन काम बड़ा आसान सा है। पहचान जाओ क्या दो चीज़ें डन। दी हुई हैं और क्या पहुंचना है, बस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी करते हैं यहाँ पे। अब ये लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 12, जरा देखो और बताओ समझ में आता है कि नहीं आता है। ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, आता है टेस्ट वेस्ट में आ जाता है कई बार। किसी को समझ में आया तो हमें बताना भाई। समझ में आया किसी को? यस सर। बताओ शिवांगी। यस सर। हाँ शिवांगी बताओ जरा। सर एक ट्री है जो विंड से, स्ट्रॉन्ग विंड से टूट गया है, और टूटने के बाद ऐसे गिरा है कि वो एक एंगल बना रहा है टूटे हुए पार्ट से, और वो जो पार्ट नीचे गिरा है, वेरी गुड। और सर, और वो 16 broken part touch the ground at वो जो पार्ट टूट के नीचे गिर गया है वो 38 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जो डिस्टेंस है 6 मीटर की है। ठीक है, वेरी गुड। तो भाई हमें सर समझना क्या इसमें है। माइनस कर देंगे ओरिजिनल हाइट से। वेरी गुड, वेरी गुड।
तो हमें समझना क्या है, देखो इस क्वेश्चन में हमें ऐसे क्वेश्चन में बस ये समझना है कि जो लेंथ दी है, जो नंबर दिए हैं वो किसके नंबर हैं, और जो एंगल दिया है वो किसके बीच में बन रहा है। बहुत अच्छे समझना, अगर इधर उधर एंगल हुआ तो आंसर कभी नहीं आने वाला। तो ये हमने एक ट्री बना दिया भाई, एक बड़ा बढ़िया सा ट्री था, ठीक है। ये हमने ऐसे करके कोकोनट का ट्री बना दिया, देखो तो कोकोनट भी लगा दिया भाई। तो ये जो ट्री था ये हवा की वजह से थोड़ा सा लंबा कर देते हैं इसको। ये इतना लंबा ट्री है भाई, ठीक है। ये हवा की वजह से कहीं से टूट गया, मान लो यहीं से टूट गया है, तो कुछ ऐसा हो गया। ये इतना तो ट्री था ही, बाकी जो गिरा है वो डिटैच नहीं हुआ है, मतलब यहाँ से अलग नहीं हुआ है, लेकिन वो नीचे गिर गया है। तो मतलब इतना बड़ा ट्री जो है वो ऐसे गिर गया है, ये हमारे पास ट्रायंगल बन गया। अब गिरने के बाद ये इसका सर है, ट्री का हेड क्या है, ये हेड है, और ये लेग है। यहाँ पे क्या था, ये फुट था ट्री का, और ये टॉप था ट्री का। जब ये बीच से टूट के गिरेगा तो ये हो जाएगा फुट, फुट तो वहीं रहेगा, और ये हो जाएगा हमारे पास हेड, ठीक। इसके बाद हमसे बोला गया है कि जब ये टूट के गिरा है, एक बार हम फिर से सही से देख लेते हैं क्या लिखा है। द टॉप ऑफ द ब्रोकन पार्ट, top of the broken part touches the ground at angle of 30 degree और 30 minutes। मतलब ये जो टॉप है, ये टॉप था, अब गिर के यहाँ गिरा है, तो ये ग्राउंड को कितने एंगल पे टच करता है, ये जो एंगल दिया है वो 38 डिग्री 30 मिनट लिखा हुआ है, ठीक है। ये एंगल हमें दिया हुआ है, ठीक है, एट अ पॉइंट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द फुट ऑफ ट्री। और ये पॉइंट जो है कितना दूर है फुट ऑफ ट्री से, 6 मीटर की दूरी पे। तो ये हमारे पास बन के आया क्वेश्चन। दो चीज़ें हमें पता करनी थी, दो चीज़ें हमें पता है। एक तो हमें एंगल पता है, पहले हम ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। अब हमने ABC ट्रायंगल अगर हमने ले लिया, ठीक है, तो ABC ट्रायंगल में हमें क्या क्या पता है भाई, हमें पता है इसमें एक थीटा जिसकी वैल्यू 38 डिग्री 30 मिनट है, और एक पता है हमें बेस मान लेते हैं इसको, जिसकी वैल्यू 6 मीटर है, ठीक है। तो इसके बाद का जो सवाल है वो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द कैलकुलेट द हाइट एट विच ट्री इज ब्रोकन। मतलब ये हाइट निकाल के बताओ, इसको हम मान लेते हैं x। उतनी हाइट बताओ जहां से ये ट्री ब्रेक हुआ है, मतलब ये हाइट यहाँ से यहाँ तक की, ये हाइट हमने बतानी, इसको हमने x मान लिया। पहला काम तो ये हो गया, ठीक है। एक काम करते हैं, पहला काम करते हैं, बाकी आगे काम आगे करते हैं। तो हमें पता है क्या है भाई, बेस पता है हमें, बेस हमें पता है परपेंडिकुलर तक पहुंचना है, P तक पहुंचना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं भाई, tan का लगा दें, tan वेरी गुड। तो tan लगा दिया 38 डिग्री 30 मिनट, ऐसे कुछ लिखा था आई थिंक, हाँ, इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट के अंदर रख दें, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू x है, बेस की वैल्यू 6 है। tan 38 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हम रख देते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू x, इतना आंसर है, ठीक है। इसमें 30 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू जो है हम कल दिखा देंगे तुम्हें कैसे करते हैं, उसके इसको आगे सॉल्व कर लेना, फिलहाल के लिए इसको इतने में छोड़ दो, ठीक है। कल बता देंगे एक बार, सो सॉल्व हो जाएगा। जूम आउट कर दो थोड़ा। हाँ जूम आउट कर देते हैं, नोट कर लो जरा। ये वाला है, नोट कर लो फटाफट। अभी एक ही पार्ट हुआ, दूसरा पार्ट बचा है इसका भी। ऊपर कर दिया। चलो ऊपर क्या इतना ही है यार बस फिलहाल के लिए। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें x की वैल्यू पता चल गई है, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री क्या है। ट्री की ओरिजिनल हाइट क्या थी, ये x हमें पता चल चुका है। ये बाकी की हाइट अगर हम बोल देते उसको h बोल देते हैं, या हम y बोल देते हैं। चलो बाकी की y अगर हाइट हमें पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। x इतना है, तो फिगर देख के अगर हम बात करें तो इसी y की तो बात कर रहे हैं, ठीक है। y जो है यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो है इस ट्रायंगल की, वो y हो जाएगी। अगर सही से देखो x तक वैल्यू निकाल चुके हो, उसके बाद की वैल्यू चाहिए हमें ट्री निकालने के लिए, x प्लस y कर देंगे आखिरी में तो आंसर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले हमें y की वैल्यू चाहिए होगी।
तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम भाई? y की वैल्यू अब हम देखो, बेस पता है और हाइपोटेनस तक पहुंचना है। बेस और हाइपोटेनस के बीच में कौन सा रिलेशन होता है? बेस और हाइपोटेनस के बीच में कौन सा रिलेशन होता है? कॉस। वेरी गुड, Cos. कॉस का रिलेशन होता है। cos ठीक, तो कॉस थीटा का यूज कर लेंगे हम, cos जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाँ भाई बहुत बढ़िया। बेस की वैल्यू जो है वो 6 मीटर दी हुई है, हाइपोटेनस की वैल्यू हमने h या y लेट कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ से cos अभी वही एंगल रहेगा, cos 38 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू 6 अपॉन y हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू जो हो जाएगी 6 अपॉन cos 38 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें निकालनी है हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री यहाँ पे हो जाएगा x, हम पहले निकाल चुके थे, आधी हाइट वहाँ जहाँ से टूटा है, प्लस बाकी की बची हाइट। x की वैल्यू निकाल चुके हो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानना, ऊपर वाले को इक्वेशन नंबर 1 मानना, दोनों को एक साथ रखना, सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में? इसको भी नोट कर लो। थोड़े से इमेजिनेटिव क्वेश्चन है, अगर तुम्हारे दिमाग में इमेज बन गई अच्छे से तो फिर तुम तुरंत कर ले जाओगे। अगर तुम्हारे दिमाग में इमेज गलत बन गई या नहीं बन पाई तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को सही समझो, इमेज बनाने की कोशिश करो, जितने क्वेश्चन लगाओगे उतनी इमेज अच्छी बनेगी। नोट कर लेना तो बताना भाई। Yes, sir. यस ठीक है, सर डन। तो क्वेश्चन नंबर हो गया। अब आगे चल के क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये लिखा होगा, ऑब्जर्व an observer 1.5 meter tall is 20 meter away from a tower 22 meter high. Determine the angle of elevation of the top of the tower from the eye of observer. क्वेश्चन समझो, इमेज बनाओ, अगर इमेज बन जाती है बताओ। समझ में आया किसी को? नहीं आया किसी को समझ में? जिसको समझ में आया हाथ खड़ा कर दो भाई। चलो भाई हम ही बता देते हैं। देखो, एक ऑब्जर्वर है जो कि यहाँ पे खड़ा है। शिवांगी समझ में आ गया? चलो बता ही रहे हम तो। एक ऑब्जर्वर है जो यहाँ पे खड़ा है, इसकी हाइट 1.5 मीटर्स में है। ठीक है, और एक टावर है यहाँ पे, ये मान लो थोड़ा बड़ा बन गया। सर ये डिस्टेंस दिए ना टू हाँ 20.5 अवे। हाँ, डिस्टेंस दी है, बहुत कुछ दिया है। बल्कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक ऑब्जर्व है, तुम खड़े हो, ठीक है, 1.5 मीटर के, कोई आदमी खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, और टॉल इज 20 मीटर अवे, मतलब इस टावर से 20 मीटर की दूरी पे एक दूसरा आदमी, तो सही से बना देते हैं, दूसरा एक 20 मीटर की दूरी पे एक टावर खड़ा हुआ है। मतलब ये डिस्टेंस जो है 20.5 मीटर की दूरी पे एक टावर, ये आदमी है, ये टावर है, इसकी और टावर के बीच की डिस्टेंस जो है 20 मीटर्स है। ठीक है, जबकि इस टावर की जो लेंथ है वो 22 मीटर्स है। 3 नंबर कहाँ पे फिट होंगे, सबसे पहले हमने ये पता लगाया। ये पता लगा लिया तो हमारा आगे काम आसान है। सबसे पहले तो अब बताओ, अब पूछा क्या गया है वो तो हमें देखना सही से। डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, मतलब टावर के टॉप में कौन सा एंगल बनेगा फ्रॉम द आई ऑफ ऑब्जर्वर। आई ऑफ ऑब्जर्वर की जो आई है वो ऑब्वियसली सर पे ही होती है, किसी के आंखें पैरों पे तो होती नहीं है, तो यहाँ से एंगल नहीं नापेंगे हम, यहाँ से एंगल नापेंगे। और यहाँ से एंगल हम सबसे पहले तो एंगल नापने क्या करते हैं, इस पॉइंट से हम एक लेवल वाली लाइन बनाते हैं,
ये हमने लेवल वाली लाइन बना दी, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। ये हमने लेवल वाली लाइन बना दी, ठीक है। इस लेवल से अगर हम इसको हटा देते हैं, इस लेवल से अगर हम इस फिगर को देखेंगे, टॉप द टावर देखेंगे, तो जो एंगल बनेगा, ये एंगल जो थीटा है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ढंग से समझना। अभी तक जो ऑब्जर्वर होता था वो ग्राउंड में दसा रहता था, ठीक है, ग्राउंड में बैठा ही रहता था। अब क्या है, ऑब्जर्वर की भी एक हाइट है, ठीक है। 1.5 मीटर का एक आदमी खड़ा हुआ है जो कि टावर के टॉप को देख रहा है, जिस टावर की हाइट जो है वो 22 मीटर्स है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन निकालने के लिए हमें ये जो बाहर वाले ट्रायंगल का कोई काम नहीं है, जो बड़ा वाला जो भी फिगर बन रहा था उसका कोई काम नहीं है, हमें बस अंदर वाले। सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सबसे पहला काम तो देखो, अगर ये डिस्टेंस 20 मीटर है तो ये वाली डिस्टेंस भी 20 मीटर होगी, 20.5 मीटर्स। मतलब इस जो गिवन ट्रायंगल इसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी बेस तो हमें पता चल गया, ठीक है। अब ये बताओ, अगर ये 1.5 मीटर्स है तो ये डिस्टेंस भी 1.5 मीटर्स होगी, ये डिस्टेंस भी 1.5 मीटर है। जो छोटा यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट है वो भी 1.5 मीटर होगा। इतना पार्ट 1.5 मीटर है। टोटल जो लिखा हुआ है वो अगर 22 मीटर दिया है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल आएगी ना, 22 माइनस 1.5 मीटर कर दो, वो डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस निकल आएगी। ये परपेंडिकुलर जो है ये डिस्टेंस निकल आएगी। तो जरा निकालो जरा क्या डिस्टेंस है ये। 20.5 21 पॉइंट या 20.5? 20.5, वेरी गुड भाई। तो ये 20.5 जो है ये डिस्टेंस हमारी निकल आई। अब नीचे वाला ट्रायंगल पूरा हटा देते हैं एक बार फिर से। एक काम करो, फिगर बना लो जरा, पहले फिगर बना लो अच्छे से, फिर हम फालतू की चीज़ सारी हटा देते हैं इसमें से, जो हमारे काम का है वे रखेंगे। बना लिया, यस सर। ठीक है। अब जितना हमें काम करना तो उतना हमने कर लिया, तो हम फालतू की चीज़ें ये हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ठीक है। नीचे वाला ये हटा देते हैं, ये वाला भी ये हटा देते हैं, ठीक है। ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ठीक है। तो हमें बस बचा क्या, एक ये लाइन बची है हमारे पास, ठीक है, एक ये लाइन बची है। इसमें ये वाली जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर्स गिवन है, ठीक है। और इसको बैठा देते हैं यहाँ से, और ये वाली डिस्टेंस जो है 20.5, सॉरी 20.5 मीटर ये वाली डिस्टेंस बची हुई है, और नीचे भी 20.5 मीटर। अब देखो, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। ये ट्रायंगल है ए बी सी ट्रायंगल है, मतलब ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें हमें इस ट्रायंगल में थीटा पता है, थीटा नहीं पता, सॉरी थीटा नहीं पता है, लेकिन थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर में पता है 20.5 मीटर्स का। थीटा के नीचे वाला जो बेस है वो भी पता है 20.5 मीटर का। बेस और परपेंडिकुलर पता है, मतलब tan थीटा लगाने की सोच रहे हैं हम लोग, ठीक। तो अगर हमने tan थीटा यहाँ पे लगा दिया, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा, जिस केस में परपेंडिकुलर की वैल्यू 20.5 मीटर है और बेस की वैल्यू भी 20.5 मीटर है। तो tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो उसको काटोगे तो एक कट जाएगा, 1 आएगा। मतलब tan थीटा अगर 1 आ रहा है, और 1 tan के किस में कब आता है, 1 tan के किस में 30 डिग्री। 45 डिग्री बेटा, 30 डिग्री, 45 डिग्री का जब एंगल बनता है तो tan जो होता है 1 हो जाता है। मतलब थीटा की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो सर ट्रिकी क्वेश्चन था। क्या करना था, पहले ऑब्जर्वर की हाइट बनानी थी, ऑब्जर्वर हाइट वहाँ से हटानी थी, उसके बाद जो कैलकुलेशन होती है वो कैलकुलेशन करके हमने थीटा की वैल्यू 45 डिग्री निकाल ली। नोट कर लो उसको। आज 2 घंटे की क्लास है, तो अभी जब ओवर हो जाएगी फिर दोबारा आ जाना भाई इसी क्लिनिक पे।
नोट कर लिया, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं भाई यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो ढंग से, आसान है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा हुआ है फ्रॉम अ बोट। एक तो बोट है हमारे पास, क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो बोट है। 300 मीटर्स अवे फ्रॉम अ वर्टिकल क्लिफ से 300 मीटर अवे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फुट ऑफ द वर्टिकल कंक्रीट पिलर एट द एज ऑफ द क्लिफ इज दिस एंड दिस। फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। जब कुछ समझ में आता है तो फिगर बनाओ उसका। फिगर बनाना आ गया, सारा क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन आ गया, आराम से होगा। कितने लोग का फिगर बन जाएगा इसमें? किसी का नहीं बनेगा? बुद्धि खोलो भाई आप लोग अपनी। क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम अ बोट, एक बोट है और एक वर्टिकल क्लिफ हैंगर हमने यहाँ पे बना दिया। एक वर्टिकल क्लिफ हैंगर है, ये वर्टिकल क्लिफ हैंगर हो गया और इसी पे यहाँ पे बना देते हैं, ये हमारी बोट हो गई। फ्रॉम अ बोट, एक बोट जो है, ये बोट है हमारे पास, ये वर्टिकल क्लिफ हैंगर से ठीक है, एक बोट है जो कि वर्टिकल क्लिफ हैंगर, ये है वर्टिकल क्लिफ हैंगर। इस वर्टिकल क्लिफ से जो बोट है वो 300 मीटर की दूरी पे है, मतलब ये डिस्टेंस जो है वो 300 मीटर है, ठीक है, मान लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देखो दो एंगल दिए ना। पहला एंगल, ये हमारे पास क्लिफ है, क्लिफ के ऊपर रखी है मूर्ति, ये हमने क्लिफ के ऊपर मूर्ति सजा दी भाई, ऐसे करके ये मूर्ति बना दी हमने, ठीक। एक क्लिफ है, क्लिफ के ऊपर रखी है मूर्ति। अगर हम बोर्ड से देखें इस मूर्ति का टॉप, मतलब ये वाला एंगल, अगर बोर्ड से हम मूर्ति का टॉप देखें, उसको डॉटेड कर देते हैं, तो ये वाला एंगल हो जाता है, ठीक है। अगर बोर्ड से इस मूर्ति का बॉटम देखें, बोर्ड से इस मूर्ति का बॉटम देखें तो ये वाला एंगल हो जाता है। ये थोड़ा सही कर देते हैं एंगल, एक ही लाइन, ये सेम जगह पे मीट कर रहा है भाई, थोड़ा समझ लेना अच्छे से। तो अगर इस मूर्ति का हम टॉप देखते हैं तो एंगल होता है, ये बड़ा वाला जो एंगल होता है, ये हमारे पास, हम इस एंगल को बोल देते हैं 55 डिग्री 40 मिनट। और यहीं से अगर हम बॉटम देखते हैं तो छोटा वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल जो होता है वो 54 डिग्री 20 मिनट हो जाता है। ये दिया है क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन में क्या दिया है, एक बोट है जो कि 300 मीटर दूर पे है, ठीक है, उसमें दो एंगल दिए हुए हैं, ठीक है। तो दोनों एंगल के हिसाब से हमें हाइट निकाल के लेके आनी है, पिलर की हाइट निकाल के लेके आनी है। तो जरा हम एक काम करते हैं, पिलर की हाइट को कुछ ले लेते हैं। पिलर की हाइट को ले लें हम x, ठीक है। लेकिन ये जो बीच में बन रहा है, मतलब ये जो बन रहा है, ये ना कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ना कुछ और है, तो इस पर हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए हमने कैलकुलेशन करने के लिए क्या किया, हमने पूरा पूरा एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। हमने पूरा पूरा हाइट भी लेट कर ली। एक को हम एक्स लेट कर चुके हैं, इतना हमने एक्स लेट कर लिया, इतना हमने वाई लेट कर लिया, मान लो। बात समझ में आई? ठीक है, इतना हमने पिलर की हाइट हमने लेट कर लिया कि हाइट ऑफ पिलर जो है वो x है। फिर हमने लेट कर लिया कि हाइट ऑफ क्लिफ, जो वर्टिकल क्लिफ दी है उसकी हाइट जो है वो y है। ये हमने दो चीज़ें लेट करी हैं पहले यहाँ पे, ठीक है। फिर अब अगर हम ट्रायंगल को नाम भी दे देते हैं, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया और ये d हो गया। दूसरे तरह से नाम दे देते हैं, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया और एक और पॉइंट है यहाँ पे जिसको हमने d मान लिया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना,
पहले हम अंदर वाले ट्रायंगल को लेके अलग सॉल्व करेंगे और बाहर वाले ट्रायंगल को लेके अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व होकर जो इक्वेशन बनेगी उससे हम आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो अंदर वाला अगर हम ट्रायंगल देख लें, चलो ठीक है, तो हम ट्रायंगल बना, देखो अंदर वाला ट्रायंगल हम पहले ले रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम? ये जो अंदर वाला ट्रायंगल है इसको पहले हम अलग से बना रहे हैं, मतलब ये यहीं पे बना देते हैं। इस फिगर में दो ट्रायंगल हैं, पहला अगर हम ट्रायंगल बनाएं तो ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा, ऐसे करके ये वाला बन जाएगा ट्रायंगल। तो सही से कर दे थोड़ा। ये हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? देखो जरा, यहाँ पे डी लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे सी लिखा है, ठीक है। इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ये एंगल भी छोटा वाला हो जाएगा, मतलब 45 डिग्री 54 डिग्री 20 मिनट का एंगल है ये। नीचे 300 मीटर तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है y। ये पहला ट्रायंगल हो गया। दूसरा ट्रायंगल जो है वो बड़ा वाला ट्रायंगल बता रही है, ये वाला ट्रायंगल जो पूरा बड़ा वाला है वाला हम बताते हैं। तो इस वाले ट्रायंगल में हमने ये ले लिया, इसमें भी नीचे वाली साइड तो 300 मीटर्स हो जाएगी, ठीक है। एंगल जो होगा वो थोड़ा चेंज होगा, एंगल जो है 55 डिग्री 40 मिनट का हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हाइट पूरी है वो x प्लस वाई हो जाएगी। ध्यान से देखना, ये जो पूरी हाइट है, मतलब यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक की जो हाइट है ये, वो आधी x है और बाकी की आधी y है, तो x प्लस वाई हो जाएगी। ये दो अलग अलग ट्रायंगल बनाए, समझ में आए? एक ही फिगर में से दो अलग अलग ट्रायंगल हमने राइट एंगल ट्रायंगल निकाले हैं। समझ में आई कहानी? चलो भाई, तो अगर हमने ट्रायंगल निकाल लिया तो अलग अलग ट्रायंगल बना ले, वैल्यू बना लेते हैं। यहाँ पे y चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, बेस गिवन है, तो मतलब tan 54 डिग्री 20 मिनट की वैल्यू यूज कर ली। परपेंडिकुलर की वैल्यू y है और बेस की वैल्यू 200 है, ठीक। ये हमारे पास पहला पार्ट हो गया। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर चाहिए, बेस हमारे पास है, तो मतलब tan की बात आ गई, tan 55 डिग्री 40 मिनट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर x प्लस वाई हो गया। बेस जो है वो 300 हो गया। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी। y की वैल्यू हो गई 300 इंटू tan 54 डिग्री 20 मिनट इज इक्वल टू y। पहली इक्वेशन चेंज कर लेते हैं भाई। तो यहाँ से हमें 300 इंटू tan 55 डिग्री 40 मिनट, ये x प्लस वाई की वैल्यू पता चल जाएगी। x की वैल्यू पता है, x प्लस वाई की वैल्यू पता है, और हमें x की वैल्यू तक, सॉरी y की वैल्यू पता है, x प्लस वाई की वैल्यू पता है, हमें x की वैल्यू तक पहुंचना है। तो इसमें से जो आंसर आया उसको इसमें से हटा देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा x की वैल्यू, हाइट ऑफ पिलर जो है वो आ जाएगी। बात समझ में आई? इसको नोट कर लो जरा। tan की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम कल बताएंगे आराम से, अभी टाइम मिलता अभी बता देंगे। नोट कर लो इसको जरा फटाफट। नोट कर लिया? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कराने जा रहे हैं। जितने क्वेश्चन छोड़ रहे हैं सब कल करके लेके आना, ठीक है। क्या हुआ, नींद आ गई क्या आज भैया? शांत शांत हो गए तुम लोग आज बड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नहीं समझ में आ रहा है तो भाई रोक लेना, हम स्पीड अपनी थोड़ी तेज कर ही रहे हैं। क्या हो गया, कुछ कह रहे हो?
चलो भाई क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट देखो, लगाओ। आसान है, हो जाना चाहिए, एक बार थोड़ा ढंग से देखना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको समझ में आ गया हाथ खड़ा कर दो भाई। जिसको नहीं समझ में आया वही हाथ खड़ा कर दो। चलो, किसी को क्वेश्चन नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, एक ही बच्चा, बाकी लोगों को समझ में आ गया क्या? यस सर। समझ में आ गया? चलो, एक बच्चे ने हाथ खड़ा कराया, हमें बताना ही है। क्या लिखा हुआ है? एक बिल्डिंग है, मान लो ये बिल्डिंग है हमारे पास, ठीक है। एक आदमी इसको ऑब्जर्व कर रहा है इस पॉइंट से। तो अगर इस पॉइंट से आदमी ऑब्जर्व करता है, ये इसको डॉटेड लाइन बना देते हैं। सिंपली सबसे पहले फिगर बनाना है, चलो ऐसे बना देते हैं। आदमी इस पॉइंट को ऑब्जर्व करता है, यहाँ कर देते हैं ये पॉइंट, यहाँ यहाँ इस पॉइंट से अगर आदमी ऑब्जर्व करता है इस बिल्डिंग को, तो ये एंगल जो है वो 30 डिग्री का एंगल बनता है। ये जो एंगल है 30 डिग्री का एंगल बनता है। अब ये आदमी थोड़ा सा आगे जाता है, मान लो यहाँ खड़ा हो गया, कितना आगे जाता है? 60 मीटर की दूरी पे आगे बढ़ता है ये आदमी। अब यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व कर रहा है, इस एंगल को ऑब्जर्व कर रहा है। जब यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है तो ये 30 डिग्री बन रहा था। यहाँ से ऑब्जर्व किया तो 30 डिग्री बना, ठीक है। अब आगे बढ़ के अगर ऑब्जर्व करोगे इसी चीज को, तो ये 60 डिग्री एंगल बन रहा है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग एच जो है, एक्स जो है, उसको हमें निकालना है। बिल्डिंग की हाइट एक्स मान ली हमने, एक्स हमें निकालनी है। सबसे पहला काम तो नाम दे दो, ए बी सी। अब ढूंढो कौन कौन से तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल इसमें दिख रहे हैं। तो कौन कौन से राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, नाम बताओ जरा। इस फिगर में 2 राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हम लाइन को थोड़ा सही कर देते हैं। इस फिगर में 2 राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे यार, ठीक है। चलो ऐसी बन रही है, अपने हिसाब समझ लेना। तो कौन कौन से 2 राइट एंगल ट्रायंगल बताओ जरा इस फिगर में। सर ए बी सी, एंगल बी, ABC and ABC, triangle AB. ए बी डी, ठीक है। एक तो छोटा वाला है, आंसर देखो, एक तो ये छोटा वाला है ए बी डी ट्रायंगल, ठीक है। और एक बड़ा वाला है, उसको हम किसी और एंगल से, एक ये पूरा बड़ा वाला है ये वाला, जो कि ए बी सी एंगल है। तो हमें करना बस इतना है कि ये छोटे वाले और बड़े वाले एंगल को अलग अलग कर लो और काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो हम करते क्या है, सबसे पहले तो हम कुछ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं भाई? थोड़े पहले तो फिगर पूरा कर लेते हैं। ये जो था इसको हमने एक्स मान लिया था, इसको हम वाई मान लेते हैं, ठीक है। अब लगभग फिगर तब सेम हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो हम एक ट्रायंगल ए बी डी अलग बनाते हैं। ट्रायंगल ए बी डी अलग बनाते हैं, तो ये ट्रायंगल हमारा ए बी डी बन गया। इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, बेस इसका हमने वाई अभी अभी लेट करा है, और हाइट इसकी एक्स हमने अभी भी लेट करी है। एक ट्रायंगल तो ये हो गया। फिर हमने दूसरा ट्रायंगल बनाया ए बी सी करके। ए बी सी थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल इससे ऐसे करके कुछ है, ठीक है। इसमें ये 30 डिग्री ये एंगल है, ठीक है। ये जो बेस है इसका, इसका बेस कितना हो जाएगा बताओ? बड़ा ट्रायंगल का बेस कितना है? सर 60 मीटर है ना डी सी का। फिगर को हम नाम दे देते हैं, ये ए बी डी है और ये ए बी सी है। तो बी सी की वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ से बताओ बी सी की वैल्यू कितनी है ऊपर वाले फिगर में? Y plus 60. वेरी गुड, y प्लस 60 मीटर जो है वो बी सी की वैल्यू है। वैसे ही ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी की वैल्यू तो उतनी है, एक्स, ठीक है। ये वैल्यू एक्स हो गई। अब हमें फिगर के बारे में पता थोड़ा बहुत, ठीक है। तो हमें क्या करना है भाई,
परपेंडिकुलर दिख रहा है हमें, बेस दिख रहा है, तो हम क्या लगा देते हैं, tan थीटा लगा लेते हैं। tan 60 डिग्री लगाया तो कि परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाता है। परपेंडिकुलर वैल्यू फिगर में दी है x, बेस की वैल्यू दी है y, और tan 60 की वैल्यू पता होती है √3। ठीक है, तो इसको ऐसे या फिर y इंटू √3 इज इक्वल टू एक्स ऐसे करके, जैसे भी तुम्हारा माने वैसे करके रख लो पहले। इक्वेशन नंबर 1 एक यहाँ से आ गया। दूसरे पार्ट में यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्या निकाल, देखो भाई परपेंडिकुलर का जिक्र हुआ है और बेस का भी जिक्र हुआ है, मतलब यहाँ पे tan 30 लगे, tan थीटा लगेगा, tan 30 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर वैल्यू x दी हुई है, बेस क्या है y प्लस 60 दिया हुआ है। यहाँ से अगर तुम tan थीटा जो होता है वो 1/√3 होता है, तो यहाँ से अगर तुम वैल्यू अगर सॉल्व कर लो तो यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल के रख लो, y प्लस 60 अपॉन √3 इज इक्वल टू x। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। दो इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू लाके यहाँ पे रखो, सॉल्व करो, आंसर तुरंत आ जाएगा। जरा आंसर बताओ जरा, x और y दोनों की वैल्यू निकाल के। बाकी लोग नोट कर लो उसको। क्या किया है, फिगर सही से बनाया है। एक बार फिगर सही से बन गया तो जितने भी ट्रायंगल में दिख रहे राइट एंगल ट्रायंगल ऑब्वियसली उनको अलग अलग कर देंगे। अलग अलग करके जो लग पा रहा है वो लगाएंगे, मतलब tan थीटा लग रहा था दोनों में, tan थीटा लगाया और हमारा आंसर आ गया। नोट करो और आंसर निकालो उसका। आंसर कितना आ रहा है भाई, कौन बताएगा? सर 30 डिग्री। 30 डिग्री आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है। एक्स और वाई निकालना था भाई। 30 मीटर आ सकता है, डिग्री कहाँ से आएगा? बताओ भाई आंसर क्या आ रहा है? आंसर मतलब हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी आ रही है वो निकालनी है। सॉल्व नहीं हो रहा क्या भैया? नोट करो उसको जरा फटाफट। सॉल्व भी नहीं हो रहा तुम लोगों से। क्या करना है, सिंपल, एक्स 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 दोनों में बराबर है, तो y√3 जो है वो y प्लस 60 अपॉन √3 के इक्वल हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट y√3 और इंटू √3 नीचे से ऊपर आ गया इज इक्वल टू y प्लस 60। इतने आसान आसान काम करवा रहे हैं हम, देखो भाई √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई करते तो 3 हो जाता है, 3 इंटू वाई इज इक्वल टू y प्लस 60 विच गिव्स अस 3y minus y is equal to 60 which gives us 2y is equal to 60। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं y is equal to 60/2, या फिर हम कह सकते हैं y is equal to 30। y क्या था, y हमारा बेस की वैल्यू थी, इसकी जरूरत नहीं है हमें, हमें क्या x की जरूरत है, तो ऊपर जाते हैं ये वाली इक्वेशन का यूज़ कर लेते हैं। ये वाली इक्वेशन क्या कह रही है, x is equal to y√3, मतलब y की वैल्यू 30 है तो x की वैल्यू 30√3 हो जाएगी। ये आंसर आएगा और ये मीटर में आंसर आएगा, डिग्री में नहीं आएगा। ये है आंसर, हाइट ऑफ बिल्डिंग। इतना छोटा सवाल करने में इतनी दिक्कत हो रही तुम लोगों को, क्या वो सो हो गए हो क्या, आज थक गए हो क्या? ज़्यादा पढ़ लिया इतने दिनों में, इतने दिनों मैथ्स पढ़ी नहीं होगी सही से। नोट कर लो भैया फटाफट, भूल गया हो लग रहा है सब कुछ। यस सर।
भूल गए हो, नोट कर लो जरा, इसको नोट कर लो पहले, आगे बढ़ते हैं। मैथ्स याद है कि भूल गए हम, ये पूछ रहे थे। थोड़े थोड़े चैप्टर सर। थोड़ा थोड़ा चैप्टर याद है भैया, बोर्ड है इस बार, थोड़ा ढंग से करना, फिसल जाओगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी तुम लोग को। आसान आसान ये वाले जैसे चैप्टर है सब आसान है भाई, इतना कठिन मत समझो उनको, प्रैक्टिस करो तुरंत सॉल्व होगा। नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं भाई। यस। चलो भाई आप आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये जरा भी देख लो, फिगर बन जाएगा अगर तो काम कठिन नहीं है, बस फिगर बना लो, फिगर को अलग अलग करके देखो और आंसर आ गया तुरंत, कोई दिक्कत नहीं होती आंसर आने में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई, पढ़ो फटाफट। फ्रॉम द टॉप ऑफ चर्च स्पायर 96 meter high, the angle of depression of two vehicles on the road at the same level as base of spire and on the same side of it is x degree and y degree, where x degree is 1 by 4 and y degree tan y degree is 1 by 7. Calculate the distance between vehicle. फिगर बनाओ जरा, फिगर बनाओ, 1 मिनट का टाइम ले लो, दोबारा पढ़ो, फिगर बनाओ। कितने लोगों का फिगर बन गया भाई, हाथ खड़ा कर दो। किसी का नहीं बना? सो रहे हो बैठे दोनों का, हमें लग रहा है। क्या है भाई इसमें, एक चर्च है, ये चर्च आ गई भाई, इससे दो गाड़ियां खड़ी हैं, एक गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी, दूसरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी, दोनों सेम लेवल पे हैं ग्राउंड पे। ठीक, अगर चर्च के ये चर्च से अगर हम देख रहे हैं तो हमने सबसे पहले तो यहाँ पे एक डैश लाइन बना दी जो कि बेस के पैरेलल होगी। चर्च से अगर हम देख के गाड़ी नंबर पहली गाड़ी को देखते हैं, ठीक है, तो ये एंगल जो बनता है ये x डिग्री बनता है, ये x डिग्री हो गया। इसी चर्च से अगर हम दूसरी गाड़ी को देखते हैं, ये वाली, इसी चर्च से हम दूसरी गाड़ी को देखते हैं अगर, मतलब ये वाला एंगल, तो ये y डिग्री हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये एंगल जो है x डिग्री है और ये एंगल जो है y डिग्री है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, चर्च का जो स्पाइल है वो 96 मीटर का है, ये हो गया हमारे पास। तो दोनों व्हीकल के बीच में डिस्टेंस कितनी है निकालनी है। उससे पहले तो इसको कुछ लेट कर लो, इसको हम a लेट कर लेते हैं ये डिस्टेंस को, और ये पूरी डिस्टेंस को b लेट कर लेते हैं, चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। अब इस पे फिगर में नाम दे देते हैं कुछ, a b, ये c मान लो, ये d मान लो। अब इस फिगर में से दो राइट एंगल ट्रायंगल मिलेंगे। ठीक है, दो राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन से हैं, एक ABD है, सॉरी ABC है, और एक जो है वो ABD है। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को अलग अलग बनाओ, पहला राइट एंगल ट्रायंगल ये बन गया हमारे पास, ये हो गया। इसमें ये x डिग्री का एंगल है और ये डिस्टेंस हमने a लेट कर रखी खुद ही, और ये डिस्टेंस जो है वो 96 मीटर है हाइट, कुछ हमें गिवन है। पहला फिगर बन गया। दूसरा फिगर थोड़ा सा लंबा बनना है, तो ये हमने दूसरा फिगर बना दिया है। ये एंगल जो है y डिग्री है, बेस हम b लेट करके आए हैं, और ये एंगल जो है 9, ये जो डिस्टेंस है 96 है। ठीक, तो हमसे बोल रहा है हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, मतलब tan थीटा लगा दिया हमने।
tan थीटा मतलब tan x डिग्री लगा दिया यहाँ पे। ये होता है परपेंडिकुलर मतलब 96 अपॉन बेस मतलब a। पहली इक्वेशन इसको बना दो, ठीक। यहाँ पे क्या बना दो, tan y डिग्री जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर 96 अपॉन बेस जो है वो b हो जाएगा। तो tan x डिग्री की वैल्यू क्वेश्चन पूछ दी हुई है, tan x की वैल्यू जो है 1/4 दी है, tan y की वैल्यू 1/7 दी है, मतलब 1/4 इज इक्वल टू 96a अपॉन है, और 1/7 इज इक्वल टू 96 अपॉन b। इसको सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 96 इंटू 4, इसको सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 96 इंटू 7। a की वैल्यू निकालो, b की वैल्यू निकालो। उसके बाद निकालना क्या, हमें निकालनी ये जो बची हुई डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये हमें निकालनी है। तो मतलब हमें निकालना है बी कैप स्मॉल बी माइनस स्मॉल ए की डिस्टेंस जो होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों की वैल्यू निकाल के सॉल्व करो, आंसर निकालो। दोनों सॉरी कार्स के बीच में क्या डिस्टेंस है, ऐसे करना है वाला क्वेश्चन। नोट कर लो फटाफट भाई। आंसर कितना है बताओ भाई कोई। मल्टीप्लाई करके माइनस करके आंसर बताओ कितना आ रहा है। किसी का आंसर नहीं आया क्या भाई, बताओ कुछ तो बोलो। 288। 288। देखो भाई बाकी लोगों का आया आंसर ये। टू 88 मीटर सही आंसर आ रहा है भाई, 288 मीटर का आंसर है। नोट कर लो उसको फटाफट, नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। इतने कोऑपरेटिव अगर हो गए हमारे साथ तो हम तो पूरी एक्सरसाइज आज ही खत्म करा देंगे, इतना समझ लो भाई। नहीं समझ में आ रहा है तो बोलना, नहीं तो हम आगे बढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पिलर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट बी diametrically opposite to A and on the other side of the pillar is 60 degree. Find the height of the pillar given that the distance between A and B is 15 meters. ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है भाई, समझ में आता तो डायग्राम बनाओ, नहीं आता तो हम बताते हैं। सर बताओ बेटा। सर एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन और डेविएशन फिर से बता दीजिए। ठीक है, तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, ये भी नहीं है, तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और तुम किसी ऊपर वाले पॉइंट को ऑब्जर्व करोगे, मतलब यहाँ से तुम इस तरफ जाओगे, ठीक है, तो
ग्राउंड से जो एंगल बनेगा, हमेशा एंगल किससे होता है, ग्राउंड से बनता है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ग्राउंड बना लेते हैं। अगर तुम यहाँ पे खड़े हो तो तुम्हारे लिए ग्राउंड जो है वो ये है, ठीक है। अब अगर यहाँ से तुम ऊपर को देखते हो, इस ग्राउंड के ऊपर किसी पॉइंट को देखते हो, तो ये जो एंगल बनता है ये वाला, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। और वहीं पे इस पॉइंट से अगर तुम किसी ग्राउंड पे नीचे किसी पॉइंट को देख रहे हो, तब जो एंगल बनता है कहाँ से, इस हॉरिजॉन्टल लाइन और तुम्हारे देखने के बीच में, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये होता है बस। अगर एक पॉइंट पे खड़े हो और तुम ऊपर देख रहे हो, तो ग्राउंड से जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। तुम एक पॉइंट पे खड़े हो और तुम नीचे देख रहे हो, तो ग्राउंड से जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। Yes, sir. ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन भी दिखा देते हैं भाई। सर एक ही पिलर है ना ये? हाँ, एक ही पिलर है, एक पिलर है। ठीक है, समझने वाली बात इसमें क्वेश्चन में ये है कि इसमें दो पॉइंट, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट इसके अपोजिट है। मतलब एक इस तरफ रहा होगा, एक इस तरफ रहा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये, हमने ग्राउंड बना दिया। ठीक है, तो पहले हम ग्राउंड बना लेते हैं। इस ग्राउंड पे एक पॉइंट यहाँ पे मान लो और एक पॉइंट यहाँ पे मान लो, ठीक है। तो एक पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में है, दूसरा पॉइंट राइट हैंड साइड पे है। उसके बाद हमें क्या करना है भाई, अगर हम पॉइंट ए इसको मान लेते हैं, पॉइंट बी इसको मान लेते हैं, और अगर ए से ऊपर की तरफ देखते हैं, ए से ऊपर की तरफ देखते हैं, तो ये 15 माइनस कर देंगे। हाँ, वो देखते हैं क्या होता है। तो ये एंगल जो बनता है ये 45 डिग्री का बनता है। अगर हम यहाँ से नीचे देखते हैं, तो ये जो एंगल बनता है हमारा, मतलब यहाँ से ऊपर देखते हैं, इस वाले पॉइंट से ऊपर देखते हैं, तो ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री बन रहा है। सबसे पहले फिगर ये है, अगर तुमने सही बनाया तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ए से बी की बीच की डिस्टेंस जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो 15 मीटर्स दी हुई है। और हमें क्या निकालना है भाई, फाइंड द हाइट ऑफ, पिलर की हाइट निकालनी है। मतलब ये हाइट एच तक पहुंचना है, लेकिन हाइट तक पहुंचना है तो हमें बेस पता होना चाहिए। ठीक है, तुम चाहो तो इसको एक्स बेस मान लो, एक का बेस एक्स हो गया, तो बचा हुआ जो बेस होगा वो 15 माइनस एक्स हो जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। फिर हम वाई ले लेते हैं, इसको हाइट तक पहुंचना है, इसको हमने हाइट वाई ले लिया। दो चीजें लट करी, एक तो एक तरफ का बेस जो हमने एक्स ले लिया, और बाकी दूसरी तरफ का जो बेस है वो 15 माइनस एक्स हो जाएगा, और हमने हाइट मान ली। अब इसको कुछ नाम भी दे देते हैं, ये पॉइंट ए हो जाता है, सॉरी ए तो है पहले से, ए भी है पहले से, इसको सी पॉइंट दे देते हैं और इसको डी पॉइंट दे देते हैं। तो अब अगर फिगर देखोगे तो दो राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हें दिखेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा एंगल ए डी सी, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल होगा एंगल बी डी सी। एंगल ए डी सी ऐसे बना हुआ है, थोड़ा सा गलत बन गया, एंगल ए डी सी ऐसे बना हुआ है, ये है, ठीक है। और एंगल ए बी सी ऐसे बना हुआ है, ये है। ये बना हुआ है। तो इसमें यह वाला एंगल 45 डिग्री है, यह वाला एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, इसको अगर हम कंप्लीट कर लें तो ये नीचे x बना हुआ है और ये h हाइट है। ऐसे ही अगर इसको कंप्लीट कर लें तो ये 15 माइनस एक्स है और ये h हाइट है। अगर दोनों ट्रायंगल तुम देख सकते हो, बेस और हाइट का रिलेशन दिख रहा है हमें, तो हम यूज भी उसी का करेंगे। तो हम अगर हम आगे बढ़ते हैं तो लेफ्ट वाले ट्रायंगल में tan थीटा निकाल लेंगे। tan थीटा मतलब tan 45 डिग्री, जो कि हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, जो कि हो जाएगा h अपॉन एक्स। tan 45 डिग्री जो होता है 1 होता है, तो यहाँ से x और h की वैल्यू सेम आ गई। पहली इक्वेशन तो ये हमने रख ली। दूसरी इक्वेशन के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे। tan 60 डिग्री को सॉल्व करेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस आ जाएगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे h है, बेस की वैल्यू 15 माइनस एक्स है, और tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो यहाँ से 15 माइनस एक्स √3 जो है वो h के इक्वल आ गया। तो अगर हाइट हमें निकालनी है और दो इक्वेशन है,
क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 2, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो हाइट आराम से निकल के आ जाएगी। इतना सा क्वेश्चन है ये, नोट कर लो जरा इसको। फिगर अच्छे से बनाया, फिगर को अलग किया, उसके सॉल्व किया, आंसर आ जाएगा 100% आएगा, बड़े आराम से आएगा। बात समझ में आई सबको? नोट कर लो इसको जरा फटाफट। सर x15 आ रहा है। x15 मतलब हाइट 15 होगी, देख लेते हैं एक बार। नहीं x15 नहीं आ रहा बेटा, कुछ पॉइंट में आ रहा है, 9.51 आ रहा है यहाँ पे। इसको नोट कर लो, सॉल्व कर लेना घर से आराम से, ठीक है। आज की क्लास का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, तुम लोग देख लेना, शाम तक ही हो पाएगा, रात तक, ठीक है। एक्सरसाइज समझ में आ गई, अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो देख के सही समझ लेना दोबारा, ठीक है। जितने क्वेश्चन कराए हैं, क्वेश्चन नंबर 20 तक आई थिंक मैं पहुंच गया हूँ, उसके पहले के सारे क्वेश्चन जो छूटे हुए हैं सब करने हैं, जो नहीं आएगा कल पूछना है, ठीक है। तो एक कल या परसों में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो उससे पहले कृपया करके वाला चैप्टर लगा लें अच्छे से और हमसे पूछ लें, ठीक है। बाद में फिर सब कुछ भूल जाओगे, तब हमसे पूछना होगा तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हें, ठीक है। तो नोट कर लो फटाफट इसको, नोट कर लिया सबने? किया कि नहीं किया भाई नोट? सर ये 15 आ रहा है। 15 आ रहा है, दिक्कत की बात है भाई, फिर देखते हैं, 15 आना तो नहीं चाहिए था। x की वैल्यू h के इक्वल है और h की वैल्यू ही निकालनी है, तो ये वाली इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। 15 माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू h हो गया। यहाँ पे 15 x की जगह हम h लिख सकते हैं। अब हम अगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू में बैठ जाएगी, h की वैल्यू x की वैल्यू दोनों बराबर है, तो फर्क पड़ता नहीं है। तो 15 रूट 3 हो गया माइनस h रूट 3 हो गया इज इक्वल टू h हो गया, विच गिव्स अस 15 रूट 3 एक तरफ रह गया और ये h प्लस h रूट 3 दूसरी तरफ चला गया। यहाँ से अगर h कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे 1 प्लस रूट 3 अंदर बचेगा, विच गिव्स अस 15 रूट 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आंसर हमारे पास आएगा 15 रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3, ये आंसर बनेगा h की वैल्यू। अब अगर इसको ऐसे नहीं छोड़ना है तो या तो रूट 3 की वैल्यू रख दो या तो रेशनलाइज कर दो। अगर हम रेशनलाइज करके भी तुम्हें दिखाएं तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस रूट 3 से और नीचे भी मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस रूट 3 से लिखा हुआ है, 1 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा। अगर और सही से करोगे तो ये 15 रूट 3 1 माइनस रूट 3 ऊपर बनेगा और नीचे बनेगा 1 माइनस 3, which gives us 15 रूट 3 माइनस 15 रूट 3 इंटू रूट 3, ऊपर वाला ब्रैकेट हमने खोल दिया है, अपॉन नीचे -2 बना हुआ है, ठीक है। -2 को सही कर दो, आंसर आ गया तुम्हारे पास। 15 रूट 3 है माइनस 15 इंटू 3 हो जाएगा अपॉन -2 या फिर 15 3 45 माइनस 15 रूट 3 अपॉन 2। चाहो तो ऐसे छोड़ दो उसको, चाहे तो रूट 3 की वैल्यू रख के सॉल्व कर दो और आगे ऐसे भी हो जाएगा। ये है हाइट, फिर रूट 3 की वैल्यू रख ही लेना भाई, 1.732 रखना, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लो फटाफट, तो क्लास आज की ओवर करते हैं। नोट कर लिया सबने? चलो भाई, क्लास और करें आज की, किसी कुछ और पूछना है? यस सर। चलो ठीक है भाई।
कल थोड़ा जागे जागे आना भाई, सोए सोए आए थे आज काफी।